गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 102 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम आज पढ़ेंगे, पुष्पीय पादपों में जनन। लेकिन थोड़ा सा थीम पहले हमें रिप्रोडक्शन की यहाँ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये दूसरा ही चैप्टर एक तरीके से हमारे पास एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में जनन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पुष्पीय पादपों में जो जनन की प्रक्रिया है, जनन प्रक्रम है, इसको डिस्कस हम कर रहे हैं। पुष्पीय पादपों में जनन। हिंदी लिखना जरूरी हो जाता है कई बार, कई हिंदी प्रेमी लोग नाराज हो जाते हैं कि ये हिंदी नहीं लिखा आपने, जबकि सब आता है उनको, ये सब पता है उनको, ठीक है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहली बात तो आप ये करिए, एंजियोस्पर्म्स जो हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंजियोस्पर्म्स ये जो हैं स्टूडेंट्स, इनमें फ्लावर, आप कह रहे हैं क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननिक अंग है, पुष्प जननिक अंग है, ठीक है। तो इनमें फ्लावर या पुष्प जननिक अंग है इन पादपों में। ये जननिक अंग जो फ्लावर है वो आपने पढ़ रखा है पहले, वेजिटेटिव बर्ड या काई कलिका से निर्मित हुआ है। काई कलिका पुष्पीय कलिका में परिवर्तित हुई है, फ्लोरल बर्ड में परिवर्तित हुई है। और जब पुष्पीय कलिका काई कलिका से निर्मित होकर आई, तब आप ये कह सकते हैं यहां कुछ मॉर्फोलॉजिकल आप कहेंगे आकारिकीय एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल आकारिकीय और फिजियोलॉजिकल आप कह सकते हैं शारीरिकीय परिवर्तन या चेंजेस यहां हुए हैं। और ये जो चेंजेस या परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या बनी है, पुष्पीय कलिका, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, पुष्पीय कलिका के बनने के बाद प्लांट का कौन सा फेज शुरू होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट पुष्पीय कलिका बनने से पहले तो वेजिटेटिव फेज में था, और अब कौन सा फेज शुरू हुआ इसका, रिप्रोडक्टिव फेज, या फिर आप कहेंगे जननिक अवस्था पादप की प्रारंभ हो गई है। तो जननिक अवस्था जो पादप की प्रारंभ हुई, इसमें अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो देखो, एक नाम है आर कैमेरियस। एनसीईआरटी ने हालांकि स्टूडेंट्स नहीं लिखा है, कई बार आ जाता है किसी ऑप्शन में, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ये, तो वैसे संभावना काफी कम है। आर कैमेरियस ने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की खोज की। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की खोज की, ठीक है। ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की खोज की आर कैमेरियस ने। उसके बाद अगली काम की बात देखिए, आपको प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की डिटेल यहां दे रखी है, तो ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोफेसर माहेश्वरी एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जयपुर राजस्थान के जो थे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, इनके जो कंट्रीब्यूटरी वर्क थे, जो योगदान इनके थे, सबसे पहला आप कह सकते हैं पॉपुलराइज्ड एम्ब्रियोलॉजी इन टेक्सोनॉमी, वर्गीकीय अध्ययन में आप ये कह सकते हैं, जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं उनमें एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी का उपयोग, तो आप कहेंगे वर्गीकीय अध्ययन में भ्रूणिकी का उपयोग जो है वो इन्होंने ही पॉपुलराइज करवाया, उसको प्रसिद्धि दिलवाई। वर्गीकी में भ्रूणिकी उपयोग, इसको इन्होंने स्टूडेंट्स पॉपुलराइज करवाया, ठीक है। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिससे टेक्सोनोमिक स्टडीज और आसान हुई है और आप ये कह सकते हैं बेटर स्टडी की जा सकी।
इसके अलावा आप ये कह सकते हैं इन्होंने टोबैको पिथ कल्चर, टोबैको पिथ कल्चर जो तंबाकू मज्जा संवर्धन है, इस तंबाकू मज्जा संवर्धन के प्रक्रम पर, इस प्रक्रिया पर भी इन्होंने काम किया। टोबैको पिथ कल्चर, तंबाकू मज्जा संवर्धन, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है, उस एम्ब्रियोलॉजी के यूज को, उसके उपयोग को, पॉपुलराइज यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी आप कह सकते हैं, यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन टैक्सोनॉमी एंड टोबैको पिथ कल्चर, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो इनका एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में, भ्रूणिकी के क्षेत्र में विशिष्ट नाम और विशिष्ट पहचान है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, जो आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज हैं, सॉरी इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं, उनका आर्टिफिशियल कल्चर, इमेच्योर एम्ब्रियोज जो अपरिपक्व भ्रूण हैं, इन इमेच्योर एम्ब्रियो या अपरिपक्व भ्रूण का आर्टिफिशियल कल्चर, आर्टिफिशियल कल्चर, जो आर्टिफिशियल कल्चर है, ये आर्टिफिशियल कल्चर क्या हुआ? आर्टिफिशियल कल्चर आप कह सकते हैं जो अपरिपक्व भ्रूण का कृत्रिम संवर्धन है, अपरिपक्व भ्रूण का कृत्रिम संवर्धन इन्होंने करवाकर स्टडी किया, और इसको भी आप ये कह सकते हैं विशेष पहचान मिली। ये एग्जैक्टली जो टोबैको पिथ कल्चर मैंने ऊपर लिखा है उसी से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इमेच्योर एम्ब्रियो को कल्चर करवाया आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम में, कृत्रिम पोषकारी माध्यम में उसको कल्चर करवाए जाने से या संवर्धन करवाए जाने से आप ये कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज और बेटर की जा सकी, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या है? तो देखिए, जब रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट का इंट्रोड्यूस हो जाता है, जब पादप का आप ये कह सकते हैं जननिक अवस्था जब प्रारंभ हो जाती है, तो जननिक अवस्था के प्रारंभ होते ही पादप रिप्रोडक्टिव फेज, जननिक अवस्था के प्रारंभ होते ही फ्लोर को शो करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अब मैं आ रहा हूं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक जनन में कुछ स्टेप्स और इवेंट्स होते हैं, चरण आप कह सकते हैं या इवेंट्स आप कह सकते हैं, इसकी कुछ परिघटनाएं होती हैं। ये स्टेप्स और इवेंट्स क्या हैं? पहला आप कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पूर्व निषेचन प्रक्रम, पूर्व निषेचन। तो देखो, ये स्टेप्स पे जाने से पहले एक बात आप ये क्लियर कर लें, दो युग्मकों का जो संलयन है, आनुवांशिक रूप से विविध युग्मकों का जो संलयन है, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। और ये जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन निषेचन की ये जो प्रक्रिया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की इवेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये क्या है? की इवेंट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की इवेंट होने का मतलब ये एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंफर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गारंटी देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां जो स्टेप्स बनाए जाते हैं वो इससे पहले के और ये स्टेप और इसके बाद के स्टेप। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पूर्व निषेचन परिघटनाएं। देखिए, इनमें क्या होता है, आप कहेंगे ए गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण। अब एक बात हमेशा बच्चों ध्यान रखें, आपको पहले भी कई जगह ये हो सकता है बताया गया हो, गैमेट्स जो होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। उनके लिए वर्ड लिखा जाता है इनवेरिएबली हैप्लॉइड। इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी युग्मक के अगुणित अवस्था के अलावा द्विगुणित होने की। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप? गैमेटोजेनेसिस। इससे अलग है ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये आपने कहा कि इवेंट है। युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया। अब जो गैमेटोजेनेसिस और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, ये युग्मक गैमेट्स
सदैव अगुणित, आप कहेंगे ये क्या होंगे, सदैव अगुणित, इनवेरिएबली हैप्लॉइड। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई वेरिएशन नहीं है इस बात में, कोई किसी प्रकार का आप ये कह सकते हैं शंका नहीं है, ये ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, इनवेरिएबली हैप्लॉइड, इनवेरिएबली हैप्लॉइड। क्लियर है, ये इनवेरिएबली हैप्लॉइड होंगे। फिर युग्मक अब निर्मित हो गए तो निर्माण के बाद आप कहेंगे अगला स्टेप इसमें होता है स्टूडेंट्स युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, ट्रांसफर। और युग्मकों का जो स्थानांतरण है, युग्मक जो पास पास आते हैं, अब देखिए युग्मक ट्रांसफर के अलग अलग मोड और मेथड हो सकते हैं, अलग अलग विधियां हो सकती हैं, अलग अलग स्थानांतरण के साधन हो सकते हैं, उनसे ये निषेचन की प्रक्रिया को लीड करवा देते हैं। तो डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। आप कहेंगे सेकंड जो इवेंट है या स्टेप है वो स्टूडेंट्स होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो है वो की इवेंट है, इसको आप कहते हैं निषेचन या इसको आप कहते हैं संलयन, संलयन। ठीक है बच्चों, इसको कहा जाता है संलयन। तो इसमें आप कहेंगे किसका संलयन होगा, युग्मकों का संलयन। और यही इवेंट जो ऊपर अभी मैं बात कर रहा था, ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गारंटी है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली हुआ है, लेकिन इससे पहले के स्टेप अगर युग्मक निर्माण हो गया, जैसे मान लीजिए, तो युग्मक निर्माण का होना, युग्मकों का बनना, गैमेटोजेनेसिस का होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंफर्म नहीं करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गारंटी नहीं देता। युग्मक निर्माण के बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो की इवेंट है फर्टिलाइजेशन, उसका होना जरूरी है अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या लैंगिक जनन को कंफर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद देखो थर्ड जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पश्च निषेचन परिघटनाएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, इनको पश्च निषेचन परिघटनाएं आप बोल देते हैं। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, देखिए इसमें क्या होगा, थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पश्च निषेचन परिघटना। फर्स्ट आपने कहा पूर्व निषेचन, दूसरा आपने कहा निषेचन, और ये देखिए स्टूडेंट्स है पश्च निषेचन परिघटना या इवेंट्स। तो देखिए यहां जो जाइगोट या युग्मनज बन जाता है, इसका फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा, और युग्मकों के संलयन से स्टूडेंट्स युग्मनज बन जाएगा। ये युग्मनज या जाइगोट जो होता है वो 2n या डिप्लॉइड होता है। जाइगोट जो है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, द्विगुणित होगा। तो यहां जाइगोट से स्टूडेंट्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड के फॉर्म में बीज के रूप में स्थापित होता है, जो अगली पीढ़ी को बनाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जो इवेंट होगा वो क्या हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस को आप हिंदी में लिखते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूणोद्भव, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कही जाती है। तो ये जो भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है। अब देखो एक थोड़ा सा डाइवर्सिटी से आपको मैं कनेक्ट करूं, आपने पढ़ा है डाइवर्सिटी में एल्गी, तो ये एल्गी में आपने ये कहा क्लोरोफाइसी को अगर देखा जाए तो वो मोस्ट एडवांस क्लास है, लेकिन रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रोडोफाइसी मोस्ट एडवांस है। ठीक है, ऐसा ही है। वैसे पिगमेंटेशन के बेसिस पर या वर्णकों के आधार पर हम कहते हैं कि जो क्लोरोफाइसी के वर्णक हैं वो उच्च पादपों से समानता रखते हैं। तो इस स्थिति में जो क्लोरोफाइसी है वो उच्च पादपों से समानता रखने के कारण एडवांस क्लास है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंगिक प्रक्रम के दृष्टि से रोडोफाइसी या लाल शैवालों का जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी मोस्ट एडवांस और मोर एडवांस है। अब ऐसी स्थिति अगर है तो इस कंडीशन में देखो जो रोडोफाइसी है
ये क्यों एडवांस है? तो इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आप चेक करना 11th में एनसीईआरटी में जहां रोडोफाइसी आपको दे रखा है वहां लास्ट में, सबसे लास्ट में रोडोफाइसी के ये मेंशन किया गया है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट शुरू होने के बाद भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता, परफेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनता। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की शुरुआत होती है ब्रायोफाइट से। उसके ठीक बाद ब्रायोफाइट्स ही आ रहे हैं, तो आप ये मेंशन कर लें भले ही, जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स प्रथम भ्रूणीय पादप हैं, प्रथम भ्रूणीय पादप, ब्रायोफाइट्स फर्स्ट एम्ब्रियोनिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस, उसके स्टेप्स और इवेंट्स हैं। सबसे पहले आप कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके बाद आप कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पूर्व निषेचन परिघटनाएं, निषेचन तथा पश्च निषेचन परिघटनाएं, ये तीनों स्टेप आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो है उसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया तक आते हैं। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया तक आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पुष्प, फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट या जननिक अंग है, उस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ स्टडी करने पड़ेंगे, और जो एनसीईआरटी ने मैटर लिखा है उसको सारे को हम थॉरोली ये स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो टाइटल लिखो अगला आप, फ्लावर पुष्प, पुष्पीय पादपों में जनन आप पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसके लिए टाइटल मेंशन करिए आप फ्लावर पुष्प। ठीक है, फ्लावर या पुष्प। फ्लावर देखिए आप कह रहे थे ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननिक अंग अभी लिखा था मैंने। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जननिक अंग जो है इसका परिवर्धन, इसका निर्माण जननिक अवस्था में हुआ है। ये डेफिनेटली मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को होल्ड करता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट। अब देखो स्थिति यहाँ ये हो सकती है, ये कोई एक फ्लावर या पुष्प है, इसमें आप देखिए ये फीमेल और ये मेल, दोनों सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट हैं तो फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, ये कंडीशन ए है मान लीजिए। उसके बाद कोई दूसरी एक कंडीशन स्टूडेंट्स में बना रहा हूं जिसमें ये देखिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग पुष्प में है। जैसे ये मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर। इस स्थिति में फ्लावर कैसे हुए? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब आप कहेंगे एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प स्टूडेंट्स ये हुए। लेकिन देखो दोनों सेक्स ऑर्गन्स, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दोनों नर तथा मादा जनन अंग जो हैं वो एक ही पादप में उपस्थित हैं। ये दोनों ही पादप ए और बी जो होंगे ये आपके आगे काम आएगा स्टूडेंट्स, ये होंगे मोनोसियस, ये होंगे मोनोसियस। मोनोसियस को हम कहते हैं उभयलिंगी, द्विलिंगी भी इसको कह देते हैं। बहुत टेक्निकल टर्म इसके लिए है मोनोसियस, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, याद रखने का अच्छा तरीका है मोनो, एक में दोनों। अब वो चाहे एक पुष्प में हो चाहे अलग अलग पुष्प में हो, लेकिन एक पादप में एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, ये कंडीशन होगी मोनोसियस। ठीक है, दूसरा देखते हैं डायोसियस क्या होगा। जैसे देखो ये प्लांट है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, सिर्फ मेल फ्लावर्स है तो प्लांट क्या होगा? मेल प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये देखो कोई फ्लावर
कोई प्लांट है, सॉरी, उसमें फ्लावर सारे ही फीमेल हैं, तो ये प्लांट क्या हुआ? फीमेल प्लांट। ठीक है, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, मेल और फीमेल प्लांट ये है। अब ये जो मेल और फीमेल प्लांट हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट, इसमें देखो जो दोनों मेल और फीमेल प्लांट हैं, जिनमें मेल फ्लावर एक में प्रेजेंट है, एक में फीमेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट हैं, इस कंडीशन को हम कहेंगे डायसियस प्लांट। और डायसियस को स्टूडेंट्स हिंदी में लिखते हैं आप एक लिंगी पादप, अर्थात पादप में एक ही लैंगिक अंगक उपस्थित है। ये क्या हुआ? डायसियस प्लांट, एक लिंगी पादप। तो फ्लावर जो है, उस फ्लावर की स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास टर्म है, फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होगा या फिर क्या होगा? बाइसेक्सुअल। ठीक है, प्लांट के लिए क्या है आपके पास? या तो प्लांट होगा मोनोसियस या फिर स्टूडेंट्स प्लांट आपके पास क्या होगा? डाइसियस। मोनो एक में दोनों, डाई दोनों अलग अलग। ठीक है, तो देखो ये हुआ फ्लावर। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उस पर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो जननिक अंग है आप ये जानते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो जननिक अंग है वो पुष्प ही है। तो पुष्प की संरचना यहां आपको देखनी है, उसके मेल और फीमेल पार्ट्स को अलग अलग हमें डिस्कस करना है। किस पार्ट का क्या फंक्शन है, कौन सा पार्ट किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियस है, हम डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स का। फ्लोरिंग प्लांट्स आपको दे रखा है, मीन्स एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में अब आपको यहां पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जितनी ज़रूरत आपको है, जितना एसेंशियलिटी है उतना उस हिसाब से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये शो करता है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप कहते हैं पुंकेसर स्टामेन, और स्टामेन का ये एंथर। ये देखिए एंथर। फिर इनमें कलरफुल पार्ट होता है, तो इस तरीके से ये मैं लिख सकता हूँ कोरोला। और एक पार्ट इसमें स्टूडेंट्स ग्रीन लीफी होता है, हरा पर्निल भाग होता है, इसको बाहर की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये होता है कैलिक्स। तो वन बाय वन सुनो आप। देखो ये है थैलेमस पुष्पासन, थैलेमस पुष्पासन। ठीक है, इसके बाद ये है कैलिक्स, कलर्ड जो है वो है कोरोला, ये है स्टामन, और ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और इधर मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये है ओवरी, अंडाशय। ठीक है, तो देखो कैलिक्स और कोरोला, ये जो कैलिक्स है इनकी यूनिट स्ट्रक्चर है, यूनिट स्ट्रक्चर आप कहेंगे सेपल्स। इसकी यूनिट स्ट्रक्चर आप कहेंगे
पेटल, पेटल्स। स्टामेन अपने आप में खुद इकाई संरचना है किसकी? एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम की यूनिट स्ट्रक्चर स्टामेन। और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोसियम को। तो देखो गाइनोसियम तो यहां होता है जायांग। इसके जायांग की इकाई संरचना जो है वो होती है स्टूडेंट्स पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल को बोलते हैं आप स्त्री केसर, कार्पल होगा अंडम। इसी तरीके से ये जो है एंड्रोसियम, उमंग, और इसकी इकाई संरचना है पुंकेसर। ठीक है। कोरोला जो है इसको स्टूडेंट्स आप बोलते हैं दलपुंज, और ये रंगीन भाग हैं, कलर्ड पार्ट हैं, ये दल या दलाब संरचनाएं आप इसकी कह देते हैं। कैलिक्स जो है वो है स्टूडेंट्स बाह्य दल, और इसकी इकाई संरचना आप जानते हैं क्या है? बाह्य दल, बाह्य दल पुंज इसको कह देंगे आप, और इसकी इकाई संरचना को कह देंगे बाह्य दल। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो स्टामेन या पुंकेसर है, इसमें ये है एंथर, उमणु। ठीक है, ये इसका फिलामेंट पार्ट है, यही लिख देता हूं फिलामेंट, अलग से स्ट्रक्चर वैसे हम पढ़ेंगे। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी या अंडाशय में स्टूडेंट्स ओव्यूल या बीजांड की उपस्थिति होती है। ये जो ओव्यूल या बीजांड है यही आगे जाकर सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल, बीजांड, और बीजांड का परिवर्तन किस में होता है? बीज में। तो जो गाइनोसियम या जायांग मादा जनन संरचना है, इसकी इकाई संरचना तो क्या हो गई? पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल किस किस से मिलकर बना है? तो आपके पास तीन नाम हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सामान्यतः ऐसा है कि जो ओवरी है स्टूडेंट्स, ये बनाती है फ्रूट, ये फल में परिवर्तित हो जाती है, और जो ओव्यूल है ये बनाता है सीड, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो डिटेल पढ़ते हैं इनकी अब। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये बनाते हैं पिस्टिल और कार्पल। तो देखो आप लिखते जाओ, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, जितना एनसीईआरटी ने लिखा है उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक प्रारूपिक पुष्प में, पुष्प जो है इसमें आप कह सकते हैं 4 चक्र उपस्थित होते हैं। 4 वर्ड्स आर देयर। देखो पहला चक्र है कैलिक्स, हिंदी मैंने सबकी लिख दी है। दूसरा होता है कोरोला। तो जो कैलिक्स और कोरोला है, ये कैलिक्स और कोरोला जो है स्टूडेंट्स क्या होंगे? ये आप कहेंगे नॉन एसेंशियल वर्ड, नॉन एसेंशियल वर्ड। अब नॉन एसेंशियल वर्ड का मतलब अनावश्यक चक्र होते हैं। तो अनावश्यक किस दृष्टि से? ऐसे अनावश्यक थोड़ा ना, इनका कोई काम ही नहीं है, ये अनावश्यक है रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉन एसेंशियल के बजाय ज्यादा परफेक्ट आप कह सकते हैं ये क्या हुए? नॉन रिप्रोडक्टिव अजननिक। ये है नॉन रिप्रोडक्टिव या अजननिक। ठीक है, इसके बाद थर्ड है स्टूडेंट्स एंड्रोसियम, उमंग, और फोर्थ है गाइनोसियम, जायांग। ये
दोनों एसेंशियल आवश्यक कहे जाते हैं। एसेंशियल या आवश्यक कहे जाने के साथ साथ इनको आप कह सकते हैं ये हैं रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। क्या है ये? रिप्रोडक्टिव वर्ड्स भी हैं, आवश्यक है और साथ में आपने कहा क्या है? रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखो अगली बात, जो एंड्रोसियम है इसकी इकाई संरचना। एंड्रोसियम जो है इसकी इकाई संरचना स्टूडेंट्स आपने कहा पुंकेसर। ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर की संरचना में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये एंथर है, ये आप कहेंगे कनेक्टिव या योजी इसको बोला जाता है बच्चों। आपने 3rd 4th क्लास में पढ़ लिया होगा फ्लावर, कनेक्टिव या योजी, और ये इसका होता है फिलामेंट। ठीक है, तो ये पुंकेसर है जो इकाई संरचना है, मतलब बहुत सारे पुंकेसर मिलकर एंड्रोसियम को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से गाइनोसियम में आपने कहा स्त्री केसर या अंडक, और उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी सम्मिलित हैं। तो ये जो संरचना है, सिर्फ ये संरचना अगर देखी जाए तो ये है स्टूडेंट्स पिस्टिल या कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी सम्मिलित। इनको एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहा गया, इनको नॉन एसेंशियल कहा गया। देखो कैलिक्स से आप शुरू करें तो ये आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट, और गाइनोसियम जो है ये स्टूडेंट्स होता है इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला। ठीक है, सबसे अंदर गाइनोसियम का पिस्टिल, फिर उसके बाद में एंड्रोसियम का स्टामन, उसके बाद में कोरोला का पेटल, और उसके बाद में कैलिक्स का सेपल। ये कंडीशन आपके पास होती है। कौन सा पार्ट क्या करता है इसको भी थोड़ा सा यहां मैं ब्रीफ कर रहा हूं। देखिए स्टिग्मा का फंक्शन क्या है। स्टिग्मा आप कह सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। इंपॉर्टेंट है, फॉर पोलन ग्रेन्स। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे। जो पोलन ग्रेन्स हैं, उन पोलन ग्रेन्स के लिए एक तरीके से लैंड करने का स्थान है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म पोलन ग्रेन्स के लिए है। जो परागकण आएंगे, परागण की प्रक्रिया के बाद जो निषेचन को बढ़ावा देने वाले हैं, वो स्टिग्मा पर आकर आप ये कह सकते हैं, जो वृत्तिका है, वृत्तिकाग्र है, इस पर आकर लैंड करते हैं। स्टाइल, ये आप कहें पराग नलिका को धारण करती है। जैसे ही परागकण अंकुरित हो जाएंगे तो पराग नलिका को धारण करती है। स्टाइल से होते हुए स्टूडेंट पराग नलिका या पोलन ट्यूब इस ओव्यूल में या बीजांड में प्रविष्ट होती है। ओवरी आप ये कह सकते हैं स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है। ये ओवरी अंडाशय बीजांड को आवृत करता है, और बीजांड जो है ओव्यूल वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में या फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास कुल 4 चक्र, 4 वर्ल्ड्स हैं। ये आप कहेंगे फर्स्ट है, कैलिक्स फर्स्ट, कोरोला सेकंड, एंड्रोसियम 3rd वर्ल्ड है, और गाइनोसियम 4th वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स फ्लावर का। अब देखो थोड़ा सा इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो बहुत परफेक्टली फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया उसका होना चाहिए कि कैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से एंजियोस्पर्मिक प्लांट तक फ्लावर का डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको हटा ही देता हूं। ये देखिए 4 चक्र आपने कहा, 2 एसेंशियल हैं, 2 नॉन एसेंशियल हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो जिम्नोस्पर्म्स में कंपेयर भी कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जिम्नोस्पर्म्स देखो बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स में क्या हुआ करता था? मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरो
फिल, सुना आपने ये? इसको आप कहते थे गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण। अब जो बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स हैं, ऐसा लगा दिया मैंने, ये बहुत सारे मेगास्पोरोफिल मिलकर यहां बनाते थे फीमेल कौन, मादा शंकु। और इसी तरीके से आपके पास यहां था माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं ये हैं सूक्ष्म बीजाणुपर्ण या लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण, और ये मिलकर स्टूडेंट्स बनाते थे मेल कौन, मेल कौन, नरशंकु। ठीक है, मेल कौन या फिर नरशंकु। अब देखो, आपने ये पढ़ रखा है कि ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में वायवीय अक्ष पर, इलोंगेटेड अक्ष पर, दीर्घीकृत अक्ष पर व्यवस्थित होते थे। ठीक है, ये दीर्घीकृत अक्ष पर व्यवस्थित होते थे, दीर्घीकृत अक्ष पर व्यवस्थित। मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स समेकित होकर लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण समेकित होकर क्रमशः नरशंकु और मादा शंकु संरचनाएं बनाते थे जो एक एक्सिस पर होता था। अब इनसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो अस्तित्व में आए। तो देखो, जब एंजियोस्पर्म्स एग्जिस्टेंस में आए, एंजियोस्पर्म्स अस्तित्व में जब आए तो स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा? मैं ये कह सकता हूं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स। ये पुष्पीय उपांग, ये सारे क्या हैं? पुष्पीय उपांग एक दीर्घीकृत एक्स पर है। पुष्पीय उपांग आप ये कह सकते हैं दीर्घीकृत अक्ष जो है इस पर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट है। कालांतर में, मतलब बाद में, ये दीर्घीकृत अक्ष जो है वो क्या होगी? कंडेंस, संघनित हुई। अब ये जो दीर्घीकृत अक्ष है, ये दीर्घीकृत अक्ष अगर कंडेंस हो गई, कंडेंस्ड, या फिर आप कहते हैं ये संघनित हो गई, इस स्थिति में दीर्घीकृत अक्ष जैसे संघनित होती है तो आप ये कहेंगे सभी पुष्पीय उपांग चक्र में व्यवस्थित हो गए। पुष्पीय उपांग चक्र में व्यवस्थित। ठीक है, और चक्र में व्यवस्थित हो गए, इसीलिए देखो जो सबसे ऊपर वाला था गाइनोसियम वो सेंटर में, जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, कैलिक्स सबसे बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की व्यवस्था हुई। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर के लिए मॉर्फोलॉजी में भी लिखा है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो देखिए इसी तरीके से ये इलोंगेटेड एक्सिस पर सबसे पहले डेवलप हुए होंगे, लेकिन पुष्प के रूप में जैसे ही अस्तित्व में आया तो ये आपको देखने को मिला होगा। जैसे जो कैलिक्स हैं ये सबसे बाहर वाली हरी संरचनाएं हैं, आप कह सकते हैं ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर हैं, और इनका काम है पुष्पीय कलिका को प्रोटेक्शन देना, ये प्रोटेक्टिव है। इसी तरीके से ये जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर हैं, कलर्ड या रंगीन संरचनाएं हैं, रंगीन पंखुड़ियां हैं जो पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये दोनों आप जानते हैं जननिक उपांग हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। अब अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे यहाँ का मेगास्पोरोफिल किसके इक्विवेलेंट होगा? मेगास्पोरोफिल मिलकर जो है वो फीमेल कौन बनाते हैं, और यहाँ फीमेल कौन के सदृश संरचना गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम की जो इकाई संरचना होगी, जो पिस्टिल और कार्पल होगा, वो किसके समान होगा? मेगास्पोरोफिल। तो आप ये कह सकते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल या जो गुरु बीजाणु पर्ण है स्टूडेंट्स,
ये गुरु बीजाणु पर्ण समान होगा पिस्टिल या फिर आप कह सकते हैं किसके, कार्पल के। स्त्री केसर या अंडप के समान ये होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे स्टामेन या पुंकेसर। लघु बीजाणु पर्ण जो थे उन्होंने मिलकर नर शंकु बनाया, सारे स्टामेन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम। तो देखो ये क्लियर हुआ आपको। मेगास्पोरोफिल्स या गुरु बीजाणु पर्ण, जो गुरु बीजाणु पर्ण है वो किसके समान है, यहाँ के आप ये कह सकते हैं गाइनोसियम के स्त्री केसर के समान है, क्योंकि गाइनोसियम की जो इकाई संरचना है वो क्या है, स्त्री केसर या फिर अंडक। इसी तरीके से जो लघु बीजाणु पर्ण है, ये लघु बीजाणु पर्ण किससे समानता रखते हैं, तो लघु बीजाणु पर्ण आप कह सकते हैं मिलकर नर शंकु बनाते हैं, यहाँ सारे स्टामन मिलकर एंड्रोसियम को बनाते हैं। तो ये किसके समान हुए, लघु बीजाणु पर्ण की समानता हुई पुंकेसर से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स फ्लावर का जितना सारा आपको दे रखा था रेफरेंस, इंफॉर्मेटिव रेफरेंस, उसके अलावा जितना हमें जरूरत थी, रिक्वायर्ड था, वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एनसीईआरटी कुछ और स्टेटमेंट्स वहां लिखती है। जैसे देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जिसमें ये पूछा गया था, ये स्टामन या पुंकेसर है, आपसे ये पूछा गया है कि इस पुंकेसर का जो प्रॉक्सिमल एंड है, वो प्रॉक्सिमल एंड मतलब समीपस्थ भाग कहाँ से जुड़ा होता है, तो आप ये कहेंगे ये पुष्पासन थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर इसके साथ जो पर्नेल संरचना है कोई उससे जुड़ा होगा। ये क्वेश्चन AIPMT 15 में पूछा गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं या कुछ बेसिक कंडीशंस यहाँ बनती हैं, वो मैं नोट कर रहा हूँ। ये सब मैं हटा देता हूँ। देखो अब आपको जो फ्लावर है, इस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ने हैं। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ है गाइनोसियम, जायांग, और आपने कहा इसकी इकाई संरचना है पिस्टिल, स्त्री केसर। इसी तरीके से दूसरा है एंड्रोसियम, और स्टूडेंट्स इस एंड्रोसियम की इकाई संरचना आपके पास है स्टामेन या पुंकेसर। ठीक है, तो ये स्टामेन, पुंकेसर तथा पिस्टिल, स्त्री केसर जो इकाई संरचनाएं हैं क्रमशः नर तथा मादा जननांग की, इन इकाई संरचनाओं की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है। इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इनका कंप्लीट डेवलपमेंटल प्रोसेस आपको पढ़ना है, परिवर्धन की पूरी प्रक्रिया आपको पढ़नी है, और कैसे ये मेल गैमेटोफाइट क्रमशः मेल गैमेटोफाइट तथा फीमेल गैमेटोफाइट को निर्मित करते हैं, बनाते हैं, वो पूरा परिवर्तन हमें डिस्कस करना है। ये अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहले स्टामेन्स, स्टामेन का जो एंथर है उस एंथर में बनेंगी माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानियां, और फाइनली प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, उन माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन या परागकण के रूप में मेल गैमेटोफाइट परिवर्तित होगा। तो आपको एक पोर्शन पढ़ना है मेल गैमेटोफाइट के परिवर्तन का, दूसरा पोर्शन आपको पढ़ना है फीमेल गैमेटोफाइट के परिवर्तन का। एंजॉय द एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू।